बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज के लेक्चर के अंदर हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं वो है न्यू क्रिटिसिज्म एंड प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म। तो इस लेक्चर के अंदर हम इन टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि क्रिटिसिज्म क्या है। व्हाट इज़ क्रिटिसिज्म? किसी भी चीज़ को गौर से देखना, उसके अच्छे और उसके जो बुरे पहलू हैं उनको जांचना या फिर पहचानना और फिर उसके बारे में एक राय देना। यानी कि जब भी हम किसी लिटरेरी टेक्स्ट को पढ़ते हैं तो फिर उसके सबसे पहले हम उसको स्टडी करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, उसका इंटरप्रिटेशन करते हैं, तो फिर जाके हम किसी नतीजे पर पहुंचते हैं कि ये टेक्स्ट किस किस्म का है, ये इसके अंदर कौन सी चीज़ें अच्छी हैं, कौन सी चीज़ें बुरी हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं उनका निचोड़ निकाल कर बताना, ये क्या है? ये क्रिटिसिज्म है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं न्यू क्रिटिसिज्म को। न्यू क्रिटिसिज्म को समझने से पहले हम ये देखेंगे कि अब न्यू क्रिटिसिज्म क्यों कहा गया उसको। अब ओल्ड क्रिटिसिज्म में क्या चीज़ ऐसी थी और न्यू क्रिटिसिज्म में क्या चीज़ ऐसी है जिसकी वजह से वो दोनों एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। इसको न्यू क्रिटिसिज्म क्यों कहा गया है? तो सबसे पहले हमें देखना चाहिए कि ओल्ड क्रिटिसिज्म क्या है। तो हम देखते हैं कि ओल्ड क्रिटिसिज्म क्या है। अब ओल्ड क्रिटिसिज्म जो है इसके अंदर क्या होता था, इसके अंदर किसी भी लिटरेरी टेक्स्ट को स्टडी किया जाता था तो उसके ऑथर की बायोग्राफी को देखा जाता था। ये मालूम करने की कोशिश की जाती थी कि इसने इसको क्यों लिखा या फिर इसकी लाइफ में क्या कुछ चल रहा था, उसकी सोच क्या थी, उसका नज़रिया क्या था। मतलब कि ऑथर की जो लाइफ है ना उसी को इसके अंदर देखा जाता था। जो ओल्ड क्रिटिसिज्म था इसके अंदर क्या होता था कि लिटरेरी टेक्स्ट के ऊपर इतना ज़्यादा फोकस नहीं होता था जितना ऑथर के ऊपर होता था, जितना उसकी लाइफ के ऊपर फोकस होता था। मतलब कि ये चीज़ होती थी कि हर इंसान ने जब कोई टेक्स्ट को, उस लिटरेरी टेक्स्ट को पढ़ना है ना, तो उसने उसके ऑथर को देखना, उसके बैकग्राउंड को देखना है और मतलब कि उसकी हिस्ट्री की तरफ ही चले जाना है। मतलब इतना टेक्स्ट को फोकस नहीं किया जाता था जितना कि बायोग्राफी को किया जाता था और मतलब ऑथर से रिलेटेड चीज़ों को फाइंड किया जाता था इसके अंदर। तो ये था ओल्ड क्रिटिसिज्म। तो इस तरह क्या होता था कि ऑथर की बायोग्राफी की तरफ चले जाते थे लोग। जो इसका लिटरेरी टेक्स्ट है उसको उस तरह से उसकी अहमियत नहीं रहती थी, उस तरह से उसको अच्छी तरह से समझा नहीं जाता था, सिर्फ उसके बैकग्राउंड की तरफ ही चले जाते थे। तो अब जो न्यू क्रिटिसिज्म आया है, तो न्यू क्रिटिसिज्म और ओल्ड क्रिटिसिज्म के अंदर क्या फ़र्क है, ये चीज़ अभी हम देखते हैं। न्यू क्रिटिसिज्म के अंदर क्या चीज़ आती है, इसके अंदर क्रिटिक्स का ये कहना है कि टेक्स्ट पर फोकस होना चाहिए, ओनली टेक्स्ट। यानी कि बायोग्राफी को नहीं देखना, ऑथर की लाइफ को नहीं देखना, ऑथर के बैकग्राउंड को नहीं देखना, या फिर उसकी जो सोच, उसका नज़रिया, उसके बारे में कुछ नहीं सोचना। जस्ट आपका फोकस कहाँ होना चाहिए? टेक्स्ट के ऊपर होना चाहिए। यानी कि जो कुछ भी आपको मिलना है टेक्स्ट के अंदर से ही मिलना है। सिर्फ आपको टेक्स्ट को फोकस करना है, टेक्स्ट को ही रीड करना है, उसको इंटरप्रेट करना है, उसी को एनालाइज करना है। उनका कहना था कि सिर्फ टेक्स्ट को स्टडी किया जाए, उसी का एनालिसिस किया जाए और उस टेक्स्ट के स्ट्रक्चर को देखा जाए। यानी कि उसके अंदर जो यूज़ की गई लिटरेरी डिवाइसेस हैं उनको देखा जाए, उसके टोन को देखा जाए, उस टेक्स्ट को एनालाइज किया जाए, उसके पर्पस को जानने की कोशिश की जाए। इस टेक्स्ट से ही ना सब इंफॉर्मेशन हासिल हो जानी चाहिए। मतलब ये कि ऑथर का कोई तज्जिया नहीं होना चाहिए, ऑथर के बारे में कोई बात नहीं होनी चाहिए। ऑथर के बैकग्राउंड को तो देखना ही नहीं है कि वो क्या था, क्या कर रहा था, कौन से टाइम पीरियड पे उसने ये टेक्स्ट लिखा, उसकी वजह क्या थी। मतलब कि ये जो चीज़ें हैं ना, इन सब चीज़ों को इग्नोर कर देना, ऑथर को बिल्कुल इग्नोर कर देना। इसका हिस्टोरिकल जो बैकग्राउंड है उसको भी इग्नोर कर देना। ओनली ऑन आपको टेक्स्ट के ऊपर फोकस करना है, टेक्स्ट को ही एनालाइज करना है, उसी के अंदर आपको आपका कंप्लीट मीनिंग आपको उसके अंदर से मिल जाएगा। उस टेक्स्ट का जो आपको एक निचोड़ है वो उसी के अंदर से मिलेगा। तो ये फ़र्क था ओल्ड क्रिटिसिज्म और न्यू क्रिटिसिज्म के अंदर। अब जो ओल्ड क्रिटिसिज्म है, आप याद रखिएगा, ओल्ड क्रिटिसिज्म के अंदर ऑथर की बायोग्राफी, उसके बैकग्राउंड और बाकी सारी चीज़ों को फोकस किया जाता था, इतना ज़्यादा टेक्स्ट को नहीं देखा जाता था। जबकि जो न्यू क्रिटिसिज्म है तो उसके अंदर ये है कि
ओनली आपको टेक्स्ट को फोकस करना है। मेन जो चीज़ बताई गई है वो टेक्स्ट है कि आपका पूरा फोकस टेक्स्ट के ऊपर ही होना चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं कि प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म क्या है। आप समझ चुके होंगे, प्रैक्टिकल को देखते ही हमें समझ में आ जाता है प्रैक्टिकल का मतलब क्या होता है। अब आप अच्छे से समझ गए होंगे कि प्रैक्टिकल क्या है, यानी कि अमली तौर पर किया जाने वाला क्रिटिसिज्म, यानी कि जिसको प्रैक्टिकली किया जाए। जब हम एक लिटरेरी टेक्स्ट को पढ़ते हैं, जैसा कि आपको बताया गया कि न्यू क्रिटिसिज्म में आपने ऑथर से रिलेटेड कुछ नहीं सोचना, कोई बात नहीं करनी, तो जाहिर है कि आपके पास एक लिटरेरी टेक्स्ट है, आपके पास एक लिटरेरी टेक्स्ट मौजूद है। आप उसको खुद स्टडी करोगे तो खुद उसको ट्रांसलेट करोगे, उसके इंटरप्रिटेशन करोगे, और उसके अंदर कोई भी चीज़ ऑथर से रिलेटेड नहीं होगी। आपने ऑथर को देखना ही नहीं, कि अगर आप ऑथर को देखेंगे तो तभी जाके उसकी लाइफ की तरफ आपका ध्यान जाएगा ना। जब आपको पता ही नहीं कि ऑथर कौन है, उसने क्या लिखा है, उसका मकसद क्या था, ये जो सारी चीज़ें हैं ना, इन चीज़ों को इग्नोर करना है। अब देखिए कि आप उसके खुद ही इंटरप्रिटेशन करेंगे तो यकीनन आप विदाउट एनी रेफरेंस इस टेक्स्ट का प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म कर सकते हैं। सिंपल वर्ड्स में ये कि प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म का कहना ये है कि आपको एनालिसिस करना है किस चीज़ का, सिर्फ और सिर्फ लिटरेरी टेक्स्ट का, और इग्नोर कर देना है ऑथोरियल इंटेंशन को। उसका कहना है कि प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म ऑथर्स की सोच, उसकी लाइफ, बल्कि उसकी जो कंप्लीट लाइफ है ना, उसको इग्नोर कर देना, उसके बारे में कोई बात नहीं करनी, ऑथर के बैकग्राउंड को भी इग्नोर कर देना। तो ये था प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म। तो अब हम आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ और देखते हैं कि न्यू क्रिटिसिज्म क्या है और प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं न्यू क्रिटिसिज्म के बारे में कि न्यू क्रिटिसिज्म क्या है। न्यू क्रिटिसिज्म एक लिटरेरी थ्योरी है जो 20वीं सेंचुरी में डेवलप हुई थी। अभी ये जो चीज़ें हैं ना आपके याद करने की हैं, समझने की हैं, तो आप इसको याद रखिएगा, बल्कि नोट कर लें। न्यू क्रिटिसिज्म 1930s टू 1960s में अमेरिका में इमर्ज हुआ था। न्यू क्रिटिसिज्म को नई तनकीद या फिर नई समझ भी हम कह सकते हैं, यानी कि क्रिटिसाइज का मतलब होता है ना तनकीद करना, इसको हम नई तनकीद भी कह सकते हैं या फिर हम इसको नई समझ भी कह सकते हैं। इस थ्योरी का मकसद है कि लिटरेरी टेक्स्ट को इंडिपेंडेंटली एनालाइज किया जाए, ऑथर की इंटेंशन को इग्नोर कर देना इसका मकसद है। टेक्स्ट के इंटरनल स्ट्रक्चर और मीनिंग्स को एक्सप्लोर करना है और रीडर की इंटरप्रिटेशन को प्रमोट करना है, यानी कि इसके अंदर क्लोज रीडिंग आता है, टेक्सचुअल एनालिसिस होता है, और जो ऑथोरियल का इंटेंट है ना उसको इग्नोर करना। रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी, ये कुछ मेन फीचर्स हैं जो मैंने आपको बताया। अब देखें न्यू क्रिटिसिज्म, फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पे अगर हम विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम द डैफोडिल्स को न्यू क्रिटिसिज्म में एनालाइज करते हैं, तो इसको हम किस तरह से एनालाइज करेंगे। हम इस पोएम की क्लोज रीडिंग करेंगे। सबसे पहले हम इसको देखेंगे, इसको अच्छे से स्टडी करेंगे, ठीक है। हम पोएम को लैंग्वेज, इमेजरी और सिंबलिज्म को गौर से देखेंगे जो इसके अंदर यूज़ किया गया, और ये देखेंगे कि डैफोडिल्स की इमेज किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है, नेचर का कंसेप्ट क्या है। हम पोएम के टेक्सचुअल एनालिसिस करते हुए पोएम के जो स्ट्रक्चर है, टोन और थीम्स को एनालाइज करेंगे। देखते हैं कि पोएम का टोन क्या है, हैप्पी है या सैड है या कॉन्टेम्पलेटिव है, इसका थीम क्या है। इसका थीम देखेंगे, मतलब नेचर है, ब्यूटी है या फिर ह्यूमन एक्सपीरियंस है। हम विलियम वर्ड्सवर्थ के जो पर्सनल व्यूज़ हैं, इंटेंशंस हैं, उनको क्या करेंगे, उनको इग्नोर करेंगे, यानी कि आथर को इग्नोर करेंगे, उसकी सोच की तरफ नहीं जाएंगे। क्या पोइट ने पोइम को किस लिए लिखा, पोइम का मैसेज क्या है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर इग्नोर कर देंगे। तो ये एक मिसाल है न्यू क्रिटिसिज्म के। जब आप कोई न्यू क्रिटिसिज्म करेंगे तो उसके अंदर ये चीज़ है कि न्यू क्रिटिसिज्म के अंदर किन चीज़ों को फोकस करना है, ये चीज़ मैटर करती है कि हमने उसके टोन को देखना है, उसके अंदर यूज़ की गई लिटरेरी डिवाइसेस को देखना है, और उसका जो सारी चीज़ें हैं ना, ये चीज़ें इन पर हमने फोकस करना है। तो फिर ये है कि इन सब चीज़ों को एनालाइज करने के बाद इसका क्या रिजल्ट निकलता है उसको देखना है,
और उसके ऊपर फिर क्या करना है, एक राय कायम करनी है, उसके बारे में कहना है कि ये कंटेंट कैसा है, ये जो टेक्स्ट हमने पढ़ा इसको एनालाइज किया तो इसके अंदर क्या चीज़ सामने आई है, उसके जो बैड एंड गुड एस्पेक्ट्स हैं उनको निकाल कर बाहर करना और अपनी राय देना। तो यही है न्यू क्रिटिसिज्म। इसमें हम मल्टीपल इंटरप्रिटेशन को एक्सप्लोर कर सकते हैं और अपनी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप कर सकते हैं। तो अब नेक्स्ट हम देखते हैं प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म को, कि प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म क्या है। प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म एक लिटरेरी एनालिसिस का तरीका है जो 20वीं सेंचुरी के अंदर डेवलप हुआ था। प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म 1920s टू 1950s में इंग्लैंड में इमर्ज हुआ। इनको आई रिचर्ड, विलियम एम्सन और एफर लेविस ने इसको डेवलप किया था। प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म का जो मेन पर्पस था वो ये था कि लिटरेरी टेक्स्ट को इंडिपेंडेंटली एनालाइज किया जाए, टेक्स्ट के इंटरनल मीनिंग्स को एक्सप्लोर किया जाए, रीडर के इंटरप्रिटेशन को प्रमोट किया जाए। इसमें टेक्स्ट को गौर से रीड करना होता है, उसको एनालाइज करना होता है, टेक्स्ट के स्ट्रक्चर, लैंग्वेज और सिंबलिज्म को देखना होता है, टेक्स्ट के हिस्टोरिकल, कल्चर और सोशल कंटेक्स्ट को एनालाइज करना। अब जो टी.एस. इलियट है, टी.एस. इलियट ने इस पर एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसके बारे में आप शायद पहले भी जानते हो। मज़ीद हम इसको देखते हैं कि उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट कब किया था, कैसे किया था। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में आप पढ़ाते थे, आपने कैम्ब्रिज के जो स्टूडेंट्स थे उन पर एक एक्सपेरिमेंट किया। वो कौन सा एक्सपेरिमेंट था? वो एक्सपेरिमेंट प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म का एक्सपेरिमेंट था। टी.एस. इलियट का प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म एक्सपेरिमेंट 1920s में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स पर किया गया। टी.एस. इलियट ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के इंग्लिश लिटरेचर के जो डिपार्टमेंट के जो स्टूडेंट्स थे उन वहाँ पे आप एक एज ए लेक्चरर काम करते थे ना, तो आपने उन स्टूडेंट्स पर ये किया था एक्सपेरिमेंट। और इस एक्सपेरिमेंट में कैम्ब्रिज में जो अंडर ग्रेजुएट यूनिवर्सिटी के अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट थे इंग्लिश डिपार्टमेंट के, तो वो इसके अंदर शामिल थे जिनके ऊपर ये एक्सपेरिमेंट हुआ। अब टी.एस. इलियट ने कैसे किया? टी.एस. इलियट ने इन स्टूडेंट्स को कुछ पोइम्स दे दी और कहा कि इनका एनालिसिस करें, इनको जांचें। उन्होंने ऑथर का नेम और बायोग्राफी को शो नहीं किया, उसको ख़त्म कर दिया, उसको आगे से हटा दिया कि इनको पता ना चले। पब्लिकेशन डेट, यानी कि उनकी जो अटेंशन है ना वो टेक्स्ट पर ही रहे। पब्लिकेशन जो डेट थी उसको भी हटा दिया, उसके बारे में भी कुछ बताया नहीं उनको। और स्टूडेंट्स ने पोइम की मल्टीपल इंटरप्रिटेशन की, उसका एनालिसिस किया। अब देखें, हर इंसान की एक अलग नज़रिया होता है ना, अलग नज़रिए से हर इंसान देखता है। तो जो सारे स्टूडेंट्स हैं उन्होंने डिफरेंट तरीके से ना किया इसको, पोइम के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को रीड किया और उसको एनालाइज किया और उस टेक्स्ट को, ओनली टेक्स्ट को एनालाइज किया। उसके अंदर उसके, जब उनको पता ही नहीं था कि इसका ऑथर कौन है, इसके बैकग्राउंड क्या है, वो सारी चीज़ें उसको नहीं पता थी उनको, तो उन्होंने उस टेक्स्ट को एनालाइज किया, उसी को स्टडी किया और उसको क्रिटिसाइज किया। ठीक है, अब देखें कि एनालाइज करने के बाद क्या हुआ, इसका एक रिज़ल्ट निकाल लिया। सब स्टूडेंट्स ने अपने तरीके से, अपनी सोच से उसके गुड और बैड जो एस्पेक्ट से उन पर बात की, उन पर अपनी राय दी। इस एक्सपेरिमेंट का मकसद ये था कि स्टूडेंट्स की क्रिटिकल थिंकिंग और एनालिसिस की जो स्किल्स हैं उनको डेवलप किया जा सके। स्टूडेंट्स के इंटरप्रिटेशन ने पोइम की कम्प्लेक्सिटी और डेप्थ को दिखाया, स्टूडेंट की थिंकिंग को डेवलप किया कि वो किस तरह से इजीली विदाउट ऑथर की बायोग्राफी को जाने, ऑथर के बैकग्राउंड को, उसकी हिस्ट्री को, सारा कुछ जाने बगैर भी टेक्स्ट को इस तरह से कर सकते हैं। इस एक्सपेरिमेंट ने प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म को एक इम्पोर्टेंट टूल बना दिया लिटरेरी एनालिसिस के लिए। किसके लिए? लिटरेरी एनालिसिस के लिए। और इससे ये बात जाहिर होती है कि प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म ने लिटरेरी एनालिसिस को एक न्यू डायमेंशन दिया और रीडर के रोल को इसके अंदर इम्पोर्टेंट बना दिया। इससे पहले क्या था कि टेक्स्ट को तो देखा ही नहीं जाता था, तो अब यहाँ पे ये क्या चीज़ मुतारिफ कराई गई, इसके अंदर ये चीज़ बताई गई कि अब जो रीडर का रोल है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से ये समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।